नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उद्योगों के लिए बने कार्यबल और जीएसटी सुधारों से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब नेट उत्तीर्ण छात्र ही पीएचडी कर सकेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपतियों को यूजीसी की गाइडलाइन लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक राज्य के विभिन्न भागों में घने कोहरे की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में अभूतपूर्व स्थिरता का वातावरण है। श्री मोदी ने गुजरात के राजकोट में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उद्योगों के लिए तैयार कार्यबल और जीएसटी सुधारों से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। महान आध्यात्मिक विभूति और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का प्रेरणादायक जीवन और उनके संदेश युवाओं को अपने सपनों को साकार करने, आंतरिक शक्ति का उपयोग करने और उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए प्रधानमंत्री के उस आह्वान के अनुरूप है जिसमें 1 लाख युवाओं को बिना किसी राजनीतिक जुड़ाव के राजनीति में शामिल करने और उन्हें विकसित भारत से संबंधित अपने विचारों को साकार करने हेतु एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में शामिल होने वाले युवा नेताओं को एक कठिन और योग्यता आधारित 3 चरणों वाली चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। इस चयन प्रक्रिया में देश भर में आयोजित डिजिटल क्विज, एक निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय विजन संबंधी प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस डायलॉग का दूसरा संस्करण इसके पहले संस्करण की सफलता से प्रेरित है और इसमें डिजाइन फॉर भारत और टेक फॉर विकसित भारत, हैक फॉर ए सोशल कॉज की शुरुआत, विस्तारित विषयगत जुड़ाव और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जैसे कुछ नए अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे डायलॉग का दायरा और प्रभाव और अधिक सशक्त हो। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पटना के डाकबंगला चौराहे के पास स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थल पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि युवा पीढ़ी राष्ट्र के विकास का सशक्त आधार है। श्री कुमार ने युवा पीढ़ी से राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की है। प्रदेश में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट उत्तीर्ण छात्र ही अब पीएचडी कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों में पीएचडी को लेकर यूजीसी की गाइडलाइन लागू की जाएगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने लोक भवन में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में यूजीसी गाइडलाइन के पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने फरवरी के प्रथम सप्ताह तक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया ताकि उन पदों पर नियुक्ति की जा सके।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से अपने अपने क्षेत्र के 5-5 गांवों को गोद लेकर उन्हें शैक्षणिक रूप से उन्नत बनाने को भी कहा है। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन से लेकर नियुक्ति तक में आरक्षण रोस्टर का पालन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालयों के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर विमल सागर ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि कई विश्वविद्यालयों में एसओपी के पालन नहीं करने की शिकायत मिल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री राज्य के सभी जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के प्रधान सचिव और सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का जायजा लेंगे। समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं का स्थल निरीक्षण करने के साथ जनता से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री की यह यात्रा राज्य के विकास कार्यों को रफ्तार देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए 9 जनवरी 2009 को विकास यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद से जनसंवाद का यह सिलसिला जारी है। उन्होंने 23 दिसंबर 2024 को प्रगति यात्रा भी की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्द पछुआ हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना जताई है। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया है। विभाग ने 16 जनवरी तक राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। दिनांक 12 जनवरी राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना का पारा 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पटना का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर विभिन्न जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में कक्षा 8 तक पठन पाठन को स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। लखीसराय और सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने कक्षा 8वीं तक पठन पाठन 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं 9वीं कक्षा और ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे के बाद आयोजित की जाएंगी। शेखपुरा जिला प्रशासन ने 5वीं तक पठन पाठन 14 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। इधर पटना जिला प्रशासन ने भी 13 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 5वीं तक की कक्षाओं को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि स्लीपर बसों की बनावट में अनाधिकृत बदलाव करने पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने पटना में कहा कि स्लीपर बसों के निर्माण में तय मानकों में किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों, आरटीओ अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम प्रक्षेपण केंद्र से PSLV C62 EOS N1 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। यह मिशन भारत के सबसे विश्वसनीय और सफल प्रक्षेपण यान PSLV की 64वीं उड़ान होगी। एक रिपोर्ट।
इस मिशन का संचालन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कर रहा है। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण का 9वां वाणिज्यिक मिशन है। ये रॉकेट भारतीय और अन्य देशों की 15 अन्य उपग्रहों को लेकर भी जाएगा। प्रक्षेपण में PSLV DL संस्करण का उपयोग किया जाएगा। 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटरों से सुसज्जित होने के कारण ये यान कई उपग्रहों को सटीक कक्षाओं में ले जाने में सक्षम है। इस मिशन का एक विशेष आकर्षण स्पेनिश स्टार्टअप द्वारा विकसित कैस्ट्रेल इनिशियल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है। ये भविष्य में दोबारा उपयोग वाले यान का एक लघु स्तरीय नमूना है। यह अंतिम परिचालित पेलोड होगा और इसके दक्षिण प्रशांत महासागर में नियंत्रित लैंडिंग से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में फिर प्रवेश करने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। केंद्र सरकार ने उस समाचार रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि भारत सुरक्षा सुधार के तहत स्मार्टफोन निर्माताओं को अपना सोर्स कोड साझा करने के लिए बाध्य करने का प्रस्ताव कर रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं को अपना सोर्स कोड साझा करने के लिए बाध्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। PIB ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त नियामक ढांचा तैयार करने हेतु हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये किसी भी सुरक्षा मानक के लिए उद्योग के साथ नियमित परामर्श का एक हिस्सा है। भारत ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। बड़ोदरा में खेले गए मुकाबले में 301 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाकर मैच जीत लिया। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 118 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। गिल ने 71 गेंदों में 56 और कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन बनाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटेल सेवा संघ द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पटना के दारोगा राय पथ स्थित पटेल सेवा संघ के परिसर में स्थापित भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना सिटी के गुलजारबाग स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सुपौल पुलिस ने राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही में NH 27 पर वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 451 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों अररिया जिले के रहने वाले हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का शीर्षक लगाया है, दुनिया की भारत से उम्मीदें बढ़ी। दैनिक जागरण ने मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पछुआ हवा से बढ़ेगी कनकनी, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार से गुजरेगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, यूपी बंगाल जाना अब और आसान। प्रभात खबर की सुर्खी है, PM रोजगार सृजन योजना 5 साल में बिहार से 3052 को ही मिला लोन। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, चिराग पासवान 14 जनवरी के बाद बिहार में आभार यात्रा पर निकलेंगे। आज अखबार का शीर्षक है, नेपाल में राजशाही समर्थकों ने फिर किया प्रदर्शन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उद्योगों के लिए बने कार्यबल और GST सुधारों से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब नेट उत्तीर्ण छात्र ही PhD कर सकेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपतियों को UGC की गाइडलाइन लागू करने के निर्देश दिए। और प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक राज्य के विभिन्न भागों में घने कोहरे की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।